हेलो। हाँ भाई, फिजिक्स में अपना क्या चल रहा था? बर्नौली प्रमेय ना। अविरतता का सिद्धांत याद है? क्या सिद्धांत था अविरतता का? जब असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद से, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद हमारे एक तरफ से सिरा बहुत ज़्यादा चौड़ा हो या मोटा हो, एक तरफ से एरिया बहुत कम हो या सिरा बहुत छोटा हो, तो असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद से जब धारा का प्रवाह होता है, मतलब धारा रेखीय प्रवाह होता है द्रव का। धारा रेखीय समझते हो ना, एक लाइन में पूरा द्रव एक साथ बहे, पूरा ऐसा ना हो कि निकल के पूरा फट के बाहर आ जाए, समझना, अंदर विक्षुब्ध ना हो। तो वही चीज़ है। तो क्या होता है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी बिंदु पर आप चले जाओ, वहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, समझ गए ना, उस एरिया में जब तुम वेग का इंटू करोगे वो कांस्टेंट रहेगा। कहीं पर भी निकाल लो आप, चाहे इस सिरे पे निकालो, उस पे निकालो, बीच में निकालो, कहीं पर भी, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। सॉरी यार, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं, इस घटना को हम क्या कहते हैं? अविरतता का सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, तो ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट होता अपना। फिर अपन ने उसके बाद पढ़ी थी द्रव की कई तरह की ऊर्जाएं, याद है? दाब ऊर्जा कितनी थी? वैसे तो थी पाल, PAL, लेकिन एकांक आयतन की निकालने के लिए AL से डिवाइड किया था, तो AL से L कट गया था, P बची थी। फिर गतिज ऊर्जा आती है, तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती, लेकिन जब आयतन से डिवाइड कर दोगे तो हाफ ρv² आ जाएगी, यानी एकांक आयतन की जो है। और स्थितिज ऊर्जा क्या आती है अपनी? mgh, लेकिन एकांक आयतन की जब बनाओगे तो v से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगी ρgh। तो ये सब चीज़ें हैं, बता चुके थे। बर्नौली की प्रमेय पढ़ ली थी अपन ने, मतलब स्टेटमेंट लग गया था, वो पत्ती अभी करनी है, आज उसको करेंगे अपन। तो क्या कहती है बर्नौली की प्रमेय? जब कोई आदर्श द्रव, ये बोलना ज़रूरी है भाई, कोई भी हो, चाहे अविरतता का सिद्धांत हो या कोई भी हो, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी है, ध्यान रखो सारे नियम जो हैं वो किसके लिए हैं? आदर्श द्रव के लिए, जो कि कभी होता नहीं है, लेकिन तब भी नियम उसी के लिए बने हैं सारे, ठीक है। तो है क्या कि जब कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह से किसी नली में प्रवाहित होता है, तो किसी भी बिंदु पर द्रव की समस्त ऊर्जाओं का जो टोटल है, और एकांक आयतन की समस्त ऊर्जा, यानी एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा और एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, उन तीनों का जो टोटल है वो हमेशा नियतांक रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी P प्लस हाफ ρv² प्लस में ρgh, उन तीनों का समीशन कांस्टेंट रहेगा। इसे अपन किसकी प्रमेय कहते हैं? बर्नौली की प्रमेय, ठीक है। अभी डायग्राम तो हम इसका बनवा चुके थे कल, तो आप एक काम करो, डेरिवेशन करना है तो लिखना चालू करो यहाँ से, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं उसको, है ना।
आप लोगों को तो बनाए ना डायग्राम? नोट करना भाई।
नोट करो। इतना नोट हो गया क्या? सही नोट करना, कोई गलती नहीं होना चाहिए ना नोट करने में इसमें। चलो भाई समझो। देखो भाई,
इधर पे क्या है, ध्यान सुनना चाहिए होगा, है ना। ये वाला जो सिरा है उसका एरिया A1 है, इधर वाला जो सिरा है उसका एरिया A2 है। जानते हो कि एरिया ज़्यादा है इधर, इधर एरिया कम है। इसकी हाइट ज़्यादा है, स्थिति ज़्यादा होगी, इसकी हाइट कम है, स्थिति कम होगी, है ना। और इधर पे एरिया ज़्यादा है तो वेग कम होगा, इधर एरिया कम है तो वेग ज़्यादा होगा। विरुत्ता के सिद्धांत से बताया था, A/V कांस्टेंट रखना है ना अपन को, वही चीज़, जहाँ एरिया ज़्यादा वेग कम, एरिया कम वेग ज़्यादा, ठीक है। एक बात बताओ, मान लो ए सिरे पर या सिरा X पर, जिसको हम सिरा X कह रहे हैं, इधर पे कुछ पानी पहुंचा m द्रव्यमान का, कुछ तो पानी पहुंचा होगा ना वहाँ पे, ठीक है। थोड़ी देर सोचो कि पानी बह रहा है और किसी सिरे को तुमने X बोला, ठीक है। अरे यार लेजम तो बहुत लंबी है, ऐसे कट लगा दो लेजम में और देखो वो सिरा X है, उधर पे कुछ पानी आया m द्रव्यमान का, ठीक है। m द्रव्यमान का जो पानी आ रहा, क्या वो या वहाँ रुक जाएगा तुम्हारे देखने से? नहीं रुकेगा, अंदर जाएगा, मतलब और आगे जाएगा। वो क्यों आगे जा रहा? पीछे का जो पानी है वो उस m द्रव्यमान पे कहाँ की तरफ प्रेशर लगाएगा? आगे। अरे रनिंग चल रही भाई, अगर तुम नहीं दौड़ोगे तो पीछे वाला तुम पर प्रेशर लगाएगा, आगे गिरोगे फिर ढकेलेगा ना तुम्हें पीछे वाला। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं, इधर पे जो m द्रव्यमान पहुँचेगा उसको कार्य मिलेगा, उसको कार्य मिलेगा। कौन देगा? उसके पीछे वाला जितना भी जल भरा पूरा, वो ढकेलेगा उसको आगे इस नली में। और जब ये पानी m द्रव्यमान का इधर पहुंच जाएगा, अभी तक उसको कार्य मिल रहा, जब ये पानी इधर पहुंच गया, अब उसको पता क्या करना है, अपने आगे वाला जो है उसको ढकेलना है आगे बढ़ाने के लिए, ताकि पानी का प्रवाह लगातार बना रहे, फ्लो लगातार बना रहे। तो इस सिरे पे जो m द्रव्यमान का पानी आया था उसको काम मिला है भाई, कहाँ से? पीछे के द्रव्यमान से। पीछे का जो जल है उस पर फोर्स लगाएगा आगे, और वही m द्रव्यमान जब इधर पहुंच जाएगा तो भाई वो अपने आगे वाले पे लगाएगा। नहीं समझे? तो m द्रव्यमान की बात अगर करें, जो जल है हमारा जिसको हम गौर कर रहे हैं, जिस पे हम नज़र रख रहे हैं, उस m द्रव्यमान पे इधर उसको काम मिला है। कहाँ से मिला है? पीछे वाले से। और उसी m द्रव्यमान को इधर पे काम करना पड़ा है। किस पे करना पड़ा? अपने आगे वाले पे, उसको आगे फेंकने के लिए। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। m द्रव्यमान इधर है, पीछे से धक्का लगाया, तुम्हें काम मिल गया m द्रव्यमान को। जब वो m द्रव्यमान आगे गया तो उसने आगे काम करा, मतलब इधर काम मिला है, इधर काम हमें करना पड़ा है। समझ? किसके द्वारा? दाब के द्वारा, जो पीछे से प्रेशर लग रहा है उसके द्वारा। तो वही चीज़ है, सुनना, जो द्रव सिरे X पर प्रवेश करता है वह 1 सेकंड में, समझना, v1 दूरी तय कर लेता है। ये बात समझ आ रही? 1 सेकंड में v1 दूरी। तुम्हें 1000 बार समझाया था उस दिन हमने कि अगर हमारी 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है, स्पीड क्या बताती है, वेग क्या बताता है भैया? 1 सेकंड में चली गई दूरी। 1 सेकंड में कितना मीटर चल रहा है तुम? 5 मीटर। वही तो वेग है भाई। वेग क्या होता है? दूरी तो है, बस कितने सेकंड में चली? 1 सेकंड में चली। तो लिखा है कि सिरे X पर प्रवेश करता है वह 1 सेकंड में कितनी? v1 दूरी तय कर लेता है। कन्फ्यूज नहीं होना है कि भैया कह रहे हैं आप दूरी, लिख रहे हैं वेग। 1 सेकंड भी तो बोल रहा भाई। 1 सेकंड में जो दूरी होती है वो एक्चुअली वेग ही है। 1 सेकंड में जो दूरी होगी 5, वही तो स्पीड है। अभी कोई हमसे पूछेगा स्पीड कितनी, हम बोलेंगे 5। वो कहेगा 1 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है, हम बोलेंगे 5। सेम होंगे वो, ठीक है। तो v1 दूरी तय कर लेता है। अतः 1 सेकंड में X सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य, सेंटेंस पढ़ो, द्रव पर, इधर जो आया सिरे X पे, उस पर काम हो रहा, अभी उसको काम मिल रहा है। उस पर कोई काम करेगा, फिर उसको मिलेगा वो काम। समझ रहे बात को? कौन करेगा? वो पीछे वाला द्रव। किया गया कार्य द्रव पर, द्रव ने नहीं किया अभी काम, द्रव पर काम हुआ है, उसको मिलेगा वो काम। किया गया कार्य, कार्य बराबर बेटा बताओ, बल गुणे दूरी। अब पिछले वाले डेरिवेशन में देखना, अविरतता वाले में क्या बताया था? P बराबर होता है F/1 है कि नहीं? सही है। तो पहले वाले सिरे पर प्रेशर देखो P1 है, एरिया A1 है, तो बल का मान निकालो, कैंची गुणा करो इसका, क्या बनेगा? P1 इंटू A1। तो बल का मान हो गया P1 A1। और दूरी जो है वो 1 सेकंड की, वो लिखी 1 सेकंड में v1 दूरी तय करता है। तो v1 लिखो, बल का मान P1 A1, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता P बराबर F/1 है। सबको समझ आ रही बात? P बराबर F/1 होता, तो पहले वाले सिरे पे P1 है और एरिया A1 है, इनका गुणा कर दो, P1 A1, ये बल हो गया इनटू में v1। v1 क्या है? वेग नहीं है, v1 क्या है? 1 सेकंड की दूरी, ठीक है। ठीक है, अब अभी काम मिल गया। अब हम जब सिरे y पे पहुँचे उतना इधर मान लेके, शिट, हाँ
हाँ, जब हम सिरे बाई पे पहुँचे इधर पे, तो अब हमें काम करना पड़ेगा। अब हमें काम करना पड़ेगा कहाँ पे? आगे वाले पे, समझ रहे ना। द्रव द्वारा बाहर निकलने में किया गया कार्य, देखो लिखा है बाहर निकलने में किया गया कार्य, क्योंकि उस द्रव के आगे भी तो कोई द्रव है, उसको ढकेलना पड़ेगा आगे पहले, अपने आगे वाले को, तब वो तो आगे जा पाएगा ना। तो अब काम करना पड़ेगा हमें, समझ गए। तो निकलने में किया गया कार्य, फिर वही चीज़ जैसे P1 A1 V1 होगा, यहाँ पे एरिया है A2, प्रेशर P2, तो P2 A2 फोर्स बन गया, और 1 सेकंड में दूरी तुम जानते हो कितनी होती है V2, इधर का वेग V है ना यार। कुल मिला के दूरी और वेग बराबर चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि 1 सेकंड की बात हो रही, समझ गए। बल हो गया P2 A2, वेग हो गया V2, ठीक है, सही है। एक बात बताओ, तुम पर 6 जूल काम हुआ, मतलब 6 जूल तुम्हें काम मिल गया, और बदले में 4 जूल तुमने कर दिया। 6 जूल हमें काम मिला था, 4 जूल हमने काम कर दिया, कार्य हमें प्राप्त कितना होगा ओवरऑल? 2 जूल मिला ना। अरे 6 मिला था, उसमें से 4 तो हमने कर ही दिया कहीं और, कितना मिला? 2। हमारे द्रव पे इधर काम कितना हुआ था? ऊपर वाला इतना काम मिला था हमारे द्रव को, इसमें से उनने भाई साहब इतना तो लौटा ही दिया, इतना तो उसने खुद कर दिया। आप काम कितना कर दिया? P2 A2 V2, इतना काम मिला, इतना काम हमने कर दिया। तो द्रव द्वारा किया गया नेट कार्य, द्रव द्वारा किया गया नेट कार्य, या द्रव को मिला नेट कार्य, कैसे निकालोगे? ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर दोगे? माइनस, समझ गए ना। जैसे 6 मिला, 4 कर दिया, 2 का फ़र्क आया, ये कार्य का अंतर है, समझ गए ना। क्योंकि भाई हमें केवल काम करना नहीं पड़ रहा, या काम हमें केवल मिल नहीं रहा, हमें दोनों करने पड़ रहे हैं। कुछ मिल भी रहा, कुछ करना ही पड़ा, बिल्कुल वैसे ही कुछ पैसा मिला, कुछ खर्च भी हुआ। ओवरऑल कितना मिला वो चीज़ डिपेंड करेगी ना। 100 मिले, 70 खर्च कर दिए, मिले कितने? फिर 30 मिले ना, वही चीज़। तो कार्य मिला, कार्य करना पड़ा, उनको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। ये हमारा कार्य है टोटल जो हमें प्राप्त हुआ, आप समझ गए। अच्छा, अब आ जाओ जरा अविरतता के सिद्धांत से। अविरतता का सिद्धांत ध्यान है क्या कहता? एरिया और V का इंटू कॉन्स्टेंट रहता, A गुणा V, A1 V1 A2 V2 बराबर नियतांक। अच्छा, अब जरा A इंटू V की बात कर लो। पिछले डेरिवेशन में भी समझाया था बेटा, एरिया होता मीटर स्क्वायर, V1 क्या है? दूरी है ना अभी 1 सेकंड की, तो मीटर में, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर क्यूब। काय का मात्रक होता भैया मीटर क्यूब? आयतन का मात्रक नहीं है? अरे है कि नहीं? आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता। तो जहाँ पर A इंटू V लिखा है वो एक्चुअली आयतन है, समझ रहे हो क्या है? आयतन, क्योंकि एरिया का मात्रक होता है बेटा मीटर स्क्वायर। कहीं देख लो, अब वेग का होता मीटर, इधर पे वेग मत पढ़ो, इसको दूरी पढ़ो, क्योंकि 1 सेकंड की जो दूरी होती है वही वेग है, और पूरा डेरिवेशन 1 सेकंड में चल रहा, देखो 1 सेकंड है कि नहीं, ये देखो 1 सेकंड, वही चीज़ है। तो दूरी गुणा एरिया, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब जो बन गया आयतन। सेम ऐसे यहाँ पे मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये बन गया आयतन। तो A1 V1 A2 V2 बराबर होंगे, जो कि बराबर होते हैं आयतन के। अब एक जो फॉर्मूला 1000 जगह अपन लगा चुके हैं, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे में घनत्व, है ना। वैसे अपन हमने तुम्हें ये बताया था कि घनत्व बराबर में द्रव्यमान बटे में आयतन, ये हमने बताया था तुम्हें। जरा आयतन का मान निकाल लो, आयतन को यहाँ ले आओ, घनत्व को नीचे फेंको, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे नहीं आएगा। तो आयतन बराबर द्रव्यमान m, घनत्व किससे लिखते? रो से। तो कुल मिला के हम A1 V1 A2 V2 इन दोनों के मान को आयतन कह सकते हैं, और आयतन को m बटे रो कह सकते हैं, यहाँ रखो, ठीक है। तो यहाँ जो m है वो सिरा x से प्रवेश करने वाले, और m के बारे में बता रहा है कि m जो है वो सिरा x से प्रवेश करने वाले और सिरे y से निकलने वाले द्रव का घनत्व है। अरे घनत्व कहाँ, द्रव्यमान लिखो इसको यार, सही करो, द्रव्यमान है, सही करना यार उसको, यार द्रव्यमान करो वहाँ पे, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, लिख लिया। तो देखो, अच्छा फिर हमारे ऊपर कृत कार्य कितना होगा? द्रव पर कृत कार्य क्या निकाला था हमने? P1 A1 V1 P2 A2 V2, यहीं पे व्यवस्था कर रहे हैं अपन। तो P1 A1 V1 का मान बोलो कितना निकला? m बटे रो, माइनस P2 और A2 V2 का मान फिर से कितना निकला? m बटे रो, और दोनों में m बटे रो क्या ले लो? कॉमन। तो कितना बचेगा? P1 माइनस P2, ये लो। तो जो कृत कार्य है, द्रव पर कृत कार्य है, वो है P1 माइनस P2 m बटे में रो। ये हमारा कृत कार्य आ गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। एक काम हमें करना पड़ा, एक काम मिला, दोनों को माइनस करके हमने टोटल जो हम पे काम होगा वो हमने निकाल लिया।
माइनस करा दोनों को, बस थोड़ा सा एक घुमा दिया चीज़ को कि ए इंटू वी बराबर आयतन होता है, जिसको एम बटे रो लिख दिया, दोनों में कॉमन ले लिए, इतना हो गया। अब ज़रा आराम से सुनो। जो हम पे काम होता है वो अपनी एनर्जी को बढ़ाता है। हमने कहा किसी वस्तु पे जो तुम काम करते हो काय के रूप में स्टोर होता है, उसके ऊर्जा के रूप में। और अगर हमारे पे पहले से ऊर्जा हुई तो ऊर्जा में वृद्धि कर देगा। जैसे मान लो हमने कहा हमारे पास 2 जूल की ऊर्जा है, एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा। हमारे पास 2 जूल की एनर्जी है, किसी भी तरह की एनर्जी है 2 जूल की, ठीक है। किसी ने हम पे काम कर दिया 3 जूल का, कितने जूल का, 3 जूल का हम पे काम हो गया। वो जो काम होता है वही एनर्जी बन जाती। पहले से एनर्जी कितनी थी, 2, बाद में कितनी और आ गई, 3, मिल के कितनी हो गई, 5। अब हमारे पास 5 जूल एनर्जी है। कितनी एनर्जी है, 5 जूल। कितनी एनर्जी है, 5 जूल। पहले 2 थी, 3 का काम हो गया हम पे तो वो भी एनर्जी बन गई। 2 और 3 मिलकर कितनी होगी, 5 जूल की एनर्जी हमारे पास टोटल है। बिल्कुल वैसे ऐसे मार्कर इधर रखा हुआ है, अभी इसमें एनर्जी नहीं है या है। मान लो अगर मार्कर इतनी हाइट पर रखा है, इसमें एनर्जी है कि नहीं, अभी है एनर्जी। कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। अरे ज़मीन से कुछ हाइट पे है तो स्थितिज है इसमें अभी। मान लो 10 जूल की स्थितिज है, तुमने और काम करके ऊपर उठा दिया 3 जूल, 10 और 3 कितने हो जाएंगे। अब इसके पास एनर्जी होगी 13 जूल। अब जरा उल्टा सोचो, क्या सोचना है, इतनी हाइट पे 13 जूल की ऊर्जा थी, और काम करने के पहले 10 जूल थी नीचे। अरे हाइट बढ़ने आने पे स्थिति बढ़ती है ना यार। इधर पे जब थे तो 13 जूल थी, और जब इसके पहले नीचे थे तो 10 जूल थी। काम कितना करा होगा हमने, 3 जूल करा होगा। कैसे, ऊपर 13 है यार जूल की और नीचे 10 जूल की है, तो हाइट का जो डिफरेंस है वही तो कार्य करा होगा तुमने। नहीं समझे, 10 से 13 तक ले आने के लिए काम करा होगा ना भाई। कितना जूल, 3 जूल। तो कहने का मतलब हम जो बता रहे हैं, अगर हमने फाइनल एनर्जी में से पहले की एनर्जी घटा दी, जैसे ऊपर 13 थी नीचे 10 थी, फाइनल एनर्जी में से पहले वाली एनर्जी घटा दोगे, बीच का जो अंतर होगा वो कृत कार्य है। क्या है, कृत कार्य। कृत कार्य हम ऑलरेडी निकाल चुके, जो वर्क डन है वो ऑलरेडी हम गेन कर चुके। इतना कार्य हमने करा। अब हमें क्या निकालना है, ऊर्जा का अंतर, कि भाई डिफरेंस कितना है एनर्जी का। काम तो हमने इतना कर दिया द्रव पे ओवरऑल, एनर्जी का डिफरेंस कितना आया, 13 से 10 है, 23 से 10 है, 50 से 27 है। कितना डिफरेंस है एनर्जी का, और जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वही हमारा कृतकार्य होगा, कृतकार्य के बराबर होगा। समझ गए ना बात को, ठीक है। तो अब हमें निकालना है ऊर्जा का अंतर। तो यहाँ से फिर से एक बार नोट करो, सैटरडे को जब लोग आएंगे इस प्रमेय को लिखना है सबको। समझ गए ना, सैटरडे को ये प्रमेय हर एक बंदे की तैयार होना चाहिए। जो आज आया है नहीं आया इस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गया, नहीं आया वो आपकी गलती है, कहीं बाहर गए हो वो आपकी गलती है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तैयार चाहिए ये प्रमेय। कब, सैटरडे को। सैटरडे को वहीं मिलेंगे हम तुम्हें, ठीक है। सैटरडे को ये प्रमेय हमें सबकी तैयार चाहिए, सबकी मतलब सबकी, समझे। अभी आगे कंटिन्यू करो इसमें।
करो, नोट करो। हो गया। चलो सुनो, ठीक है। तो अब अपने को देखना है एनर्जी में वृद्धि हो रही कितनी हो रही। कार्य तो हमने निकाल लिया, इधर का काम जो मिला था वो इधर जो करना पड़ा वो दोनों को माइनस करके काम आ गया, ठीक है। अब इधर पे आ जाओ एनर्जी पे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पानी रुका हुआ है, इधर पे भी कुछ ना कुछ स्पीड है, इधर पे भी कुछ ना कुछ स्पीड है। मतलब इधर भी कुछ गतिज होगी, इधर भी कुछ गतिज होगी। कहाँ जाना होगी ये आप लोग सोच लो पहले 2 मिनट। गतिज कहाँ जाना होगी, इधर या इधर? सिरे एक्स पे या सिरे वाई पे? अबे नालायक को, सिरे वाई पे जाना होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेग ज़्यादा है, एरिया कम वेग ज़्यादा। और अगर वेग ज़्यादा तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है ना, ½ mv²। गति के कारण ही तो होती है गतिज ऊर्जा। इसका मतलब यहाँ पे गतिज ज़्यादा है, यहाँ पे गतिज कम है, ठीक है। गतिज में वृद्धि होगी, मतलब कितनी वृद्धि है वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे गतिज में, कैसे निकालोगे वृद्धि? बड़ी वाली गतिज में से छोटी वाली गतिज को माइनस करेंगे। ये करा देखो, हुआ है। देखो 1 सेकंड में सिरे एक्स पर द्रव की गतिज ऊर्जा पहले वाले पे कितनी, ½ mv²। सिरे वाई पे कितनी है, ½ mv²। तो गतिज में वृद्धि कितनी हुई? बड़ी वाली में से माइनस करा छोटी वाली गतिज को, क्योंकि यहाँ पे गतिज कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाली गतिज में से ½ कॉमन ले लिया। जी क्या है पता है, गतिज में वृद्धि की गतिज कितना बढ़ गई तुम्हारी काम करने पे। ये जो काम करा था ना तुमने, उस काम के कारण में गतिज में इतनी वृद्धि हो गई। अब आओ जरा स्थितिज पे। ये सिरा ज़्यादा हाइट पे था कि ये वाला सिरा ज़्यादा हाइट पे था? ये ना, इसकी हाइट ज़्यादा थी, इसकी हाइट कम थी। स्थितिज यहाँ ज़्यादा है, इधर स्थितिज कम है। क्यों? क्योंकि बेटा स्थितिज का फॉर्मूला होता है mgh। जहाँ हाइट ज़्यादा होती है वहाँ स्थितिज ज़्यादा होती है। तो यहाँ की स्थितिज है mgh1 और यहाँ की स्थिति है mgh2, वो लिखी।
ये वाली स्थिति ज़्यादा, ये वाली कम। अब की बार इसमें से इसको माइनस करेंगे। वो तो आप जानते हो भाई, जहाँ गतिज कम है वहाँ स्थिति ज़्यादा है, समझे। और जहाँ गति ज़्यादा है वहाँ स्थिति कम है ना। तो MgH1 में से माइनस कर दिया MgH2 को, ठीक है। ये क्या है, स्थिति में कमी। तो भाई ओवरऑल अगर देखें पूरी नली का, तो इतनी गतिज में वृद्धि है और स्थितिज में इतनी कमी है। और ये सब हो इसलिए रहा क्योंकि हम पे इतना काम हुआ था द्रव पे। उस द्रव ने गतिज में वृद्धि करवा दी, स्थितिज में कमी करवा दी, समझ गए। तो पहले ये निकालिए रहे टोटल एनर्जी में कितना परिवर्तन आया। तो हमने कहा द्रव की टोटल ऊर्जा, कुल ऊर्जा में नेट वृद्धि, कुल वृद्धि है ना। इतना हिस्सा बढ़ गया, इतना हिस्सा घट गया। वृद्धि निकालने के लिए इनमें से इनको हमने कर दिया माइनस। नहीं समझे। हमने कहा जब गतिज को हमने माइनस करा था तो 5 की वृद्धि हुई थी, ठीक है। और स्थितिज में कमी हुई तो मान लो 2 की कमी हुई। तो 5 की अगर वृद्धि है, 2 की कमी है, तो हमें तो फ़ायदे ही में है ना। कितने के फ़ायदे में हो, 3 के। भले 5 के फ़ायदे में नहीं हो, 3 के तो फ़ायदे में हो। 5 बढ़ा 2 ही तो घटा, 3 के फ़ायदे में। कैसे निकालोगे, इनकी जो वृद्धि थी उनकी जो कमी थी उन दोनों को माइनस कर दो। इतना हमारे द्रव को फ़ायदा हो गया, द्रव में इतनी एनर्जी आ गई। जी क्या है, गतिज में वृद्धि। जी क्या है, स्थितिज में कमी। समझ गए। दोनों को माइनस करके हमने टोटल निकाल लिया कि हमारे द्रव को इतना फ़ायदा हुआ। और वो फ़ायदा पता है क्यों हुआ, क्योंकि द्रव पे इतना काम किया गया था। इसी काम के कारण द्रव की ऊर्जा में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो आगे लिखो। आगे है, अतः द्रव पर जो कृत कार्य है वही उसकी कुल ऊर्जा में वृद्धि के बराबर है। कुल ऊर्जा में वृद्धि के कैसा है, बराबर। वो तो जाहिर सी बात है, किसी पे जो काम करोगे वही उसकी ऊर्जा में वृद्धि करेगा, ठीक है। तो कृत कार्य को लिखा कितना है, P1 माइनस P2 m/ρ, ठीक है। और कुल ऊर्जा में वृद्धि, तो ऊर्जा में वृद्धि अभी निकाली थी, कितनी थी, हाफ mv2² माइनस में हाफ mv1² और माइनस में mgH1 माइनस में mgH2, ठीक है। तो P1 माइनस P2 m/ρ। इधर m सब में m कॉमन लो, तो हाफ m नहीं सॉरी m तो चला गया ना यार, v2² माइनस में हाफ v1², हाफ v2² हाफ v1², m कॉमन ले लेना, माइनस का इंटू कर दो, माइनस की gH1, m चला गया, माइनस माइनस प्लस gH2। यही है ना, सब में से m गायब कर दिया हमने, ये लिखा, m गायब कर दिया, m गायब कर दिया, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस होगा, सबका m गायब है। ये m से m काट दो, रो का इधर कर दो गुणा, हर एक में कैंची गुणा करोगे सब में गुणा होगा रो का। हाफ रो v2² हाफ रो v1² रो gH1 रो gH2। और ये जो माइनस वाले हैं इन्हें तो उठा ले आओ, और इधर का जो माइनस है उसको उधर ले आओ, माइनस वाले इधर ले आओ, प्लस के हो जाएंगे। ये माइनस उधर ले आओ, वो भी प्लस का हो जाएगा। और यहाँ समझो छापने में मत जाना, नहीं तो अभी और लिख नहीं पाओगे ना अगर उस दिन। ध्यान रखना, वहीं छत से नीचे फेंका सीधा। नोट करो।